हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मज़े में होंगे। संचय बैच के अंदर जो हम कॉन्सेप्ट कैप्सूल सीरीज चला रहे हैं उसका आज हम एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स विद ऑल एडजस्टमेंट्स। यानी कि इस आधे एक घंटे के अंदर अंदर मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट्स करा दूंगा जो भी एडजस्टमेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती हैं, और मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट है जो पेपर में आ सकती हैं। जिन बच्चों ने मेरे साथ लेक्चर किया हुआ है बैच के अंदर उनको तो पता ही है कि मैं किस ऑर्डर में एडजस्टमेंट्स करवाता हूँ और याद हो जाती हैं। उसी ऑर्डर में एक बार फटाफट से मेरे साथ आप ये सारी एडजस्टमेंट सीख लो ताकि ये चैप्टर आपका एकदम अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। यार सबसे पहले हमारे को पता है कि जो फाइनल अकाउंट्स है उसका मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हम बनाते कहाँ से हैं? यूजिंग अ ट्रायल बैलेंस। मतलब आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया होगा, वो ट्रायल बैलेंस को यूज करके आप सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, फॉलोड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉलोड बाय अ बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो एक जगह पर जाती हैं। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है चीजें वो एक जगह पर जाती हैं, यानी कि या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएंगी, या वो पीएनएल के अंदर जाएंगी, या वो बैलेंस शीट के अंदर जाएंगी। लेकिन जो चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, यानी कि जो चीजें एज एडजस्टमेंट हैं, वो कम से कम दो जगह पर जाएंगी। मिनिमम उसके दो इफेक्ट होंगे, एक उसका डेबिट का इफेक्ट होगा, एक उसका क्रेडिट का इफेक्ट होगा। ये बात हमारे को बहुत अच्छे तरीके से फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर पता है। यानी कि हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हमारे को पता होता है कैसे करना है। एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट है वो किस प्रकार का नजर आता है, यानी कि वो कैसा दिखता है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बड़ा सिंपल है। इसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि इसके अंदर सबसे पहले 6 आइटम आती हैं जो गुड्स से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सेल माइनस सेल रिटर्न। तो ये 6 आइटम में तो हो गई सामान से रिलेटेड। उसके बाद एक ही चीज एक्स्ट्रा आती है विच इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते कौन से हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं यानी कि वो खर्चा जो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, मैन्युफैक्चर से जुड़ा हुआ है, परचेज से जुड़ा हुआ है, या फैक्ट्री से रिलेटेड है। प्रोडक्शन, परचेज, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चर, और आप कह लो इंपोर्ट। हाँ, हमने इंपोर्ट बात करी हुई है। तो ये वो सारे खर्चे हैं जो डायरेक्ट नेचर के हैं। जब आप इस अकाउंट को टोटल बैलेंस करते हो तो आपके पास आंसर जो आता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहली आइटम या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगी जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से निकाली है, या फिर ग्रॉस लॉस होगा, कोई एक चीज। इसके बाद इसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और इनडायरेक्ट इनकम्स आती हैं। इनडायरेक्ट का मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो इनकम जो बेसिकली बिजनेस से, मेन ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस से नहीं रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एनी अदर इनकम। फिर बहुत सारे ऐसे खर्चे आते हैं जिनको हम बाइफरकेट कर सकते हैं, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जैसे कि बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सेट्रा। फिर आता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। जब हम ये सारे तमाम खर्चे और इनकम्स को डाल देते हैं अपने पीएनएल अकाउंट के अंदर तो हमारे पास पीएनएल का एक आंसर आता है। उस आंसर को बोलते हैं नेट प्रॉफिट या फिर कभी कभी नेट लॉस। तो ट्रेडिंग में जीपीजीएल, पीएनएल में एनपीएनएल। ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है इसको हम आगे लेकर जाते हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल, उसमें जाकर या तो नेट प्रॉफिट प्लस हो जाएगा या फिर नेट लॉस माइनस हो जाएगा। फिर हम बहुत सारे एसेट्स लिखते हैं एक एक करके, बहुत सारी लाइबिलिटीज लिखते हैं एक एक करके। एंड में हम देखें तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाती है। ये होता है हमारा प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स बनाना। तो ट्रायल बैलेंस का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना, ये हमने सीखा हुआ है। एक चीज जो हम यहां पर अब सीखने वाले हैं वो ये है कि अगर ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ है जो, वो ट्रायल बैलेंस के अलावा, ट्रायल बैलेंस तो मैच है, ट्रायल बैलेंस मैच है,
लेकिन इसके अलावा बहुत सारी हमारे को एडजस्टमेंट्स दी होंगी। ये एडजस्टमेंट्स या तो किसी रेक्टिफिकेशन के फॉर्म की होंगी, यानी कि कोई गलती हो गई है उसको सुधारने की बात हो रही है, या ईयर एंड एडजस्टमेंट जैसे कि प्रोविजन बनाना, डेप्रिसिएशन चार्ज करना, इंटरेस्ट चार्ज करना, एक्रूअल इनकम्स को रिकॉर्ड करना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना। तो ये एडजस्टमेंट इस प्रकार के नेचर की हो सकती है। जो भी एडजस्टमेंट्स हमें 1 2 3 4 करके ऐसे ऐसे दी होंगी, इन एडजस्टमेंट्स को हमने सीखना है। तो मोटे तौर पर 20-21 एडजस्टमेंट मैंने आपको सिखा रखी है, एक एक करके उसको सीखते हैं। मुद्दे की बात क्या है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीज होती है वो तो एक ही जगह जाती है, या तो ट्रेडिंग या पीएनएल या बैलेंस शीट, वो हमें पता है। लेकिन जो चीजें एडजस्टमेंट के फॉर्म की होती हैं वो 2 जगह इसलिए जाती हैं बिकॉज एडजस्टमेंट्स की हमने अभी तक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी है। जैसे तुम जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करोगे तो तुम एक अकाउंट को डेबिट करोगे कम से कम, और एक अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट होने के कारण एडजस्टमेंट्स कम से कम 2 इफेक्ट लेती है, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। ठीक है, अब करें फटाफट से एडजस्टमेंट सारी की सारी। आओ, सबसे पहली एडजस्टमेंट्स होती है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है। मैं सीधी बात करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहां पर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक एक, और दूसरा जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट साइड है वहां पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। कहानी हो गई खत्म। अगर हम एंट्री की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक को जब भी रिकॉर्ड करना है तो उसको रिकॉर्ड करना है आइदर एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। ये हमने इन्वेंट्री चैप्टर में भी पढ़ रखा है, कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लेस। तो ये होगी हमारी पहली एडजस्टमेंट। सेकंड की बात करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है वो खर्चा जो अभी साल के एंड में आपने चुकाया नहीं है, पे नहीं किया है, लेकिन वो खर्चा इस साल का है। तो जैसे कि कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा ना, वो जहां पर भी है, जैसे कि पीएनएल, इसके अंदर आपने बोला सैलरी है, सैलरी, वो सैलरी जो आपने ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड कर रखी है वो सैलरी, वो यहां पर डालोगे। अब अगर हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मान लो मार्च के महीने की सैलरी अभी तक हमने दी नहीं है, तो मार्च के महीने की जो सैलरी है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। सैलरी आउटस्टैंडिंग विल बी एडेड इन द एक्सपेंस। तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में प्लस होगा, और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे उसकी लायबिलिटी साइड पर जाओगे तो वही खर्चा जो अभी तक आपने पे नहीं किया है वो एज अ लायबिलिटी भी आएगा। तो अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो सैलरी में ऐड करके लायबिलिटी में लिखोगे, रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट में ऐड करके लायबिलिटी में लिखोगे, इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी में ऐड करके लायबिलिटी में लिखोगे, वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में होती है, वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड करके लायबिलिटी में लिखोगे। तो खर्चे में ऐड, लायबिलिटी में रिकॉर्ड या शो। फिर आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो इस साल हमने पे तो कर दिए पर इस साल के हैं नहीं, हैं वो अगले साल के। क्योंकि हमने जब एक्सपेंस पे किया तो हमने उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लिया, जबकि वो इस साल का नहीं है तो उसको यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। तो एक्सपेंस जो प्रीपेड होता है, जैसे कि मान लो हमने रेंट, अगले साल का रेंट इस साल पे कर दिया, तो जितना प्रीपेड रेंट है वो हमें इस रेंट वाले एक्सपेंस में से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो इस साल का है नहीं। तो प्रीपेड रेंट को हम रेंट में से माइनस करेंगे, और क्योंकि ये अगले साल का रेंट हमने इसी साल में पे कर दिया तो अगले साल इसका मुझे बेनिफिट मिलेगा, वो हो गया मेरा एसेट। आई मेरी बात समझ में? तो प्रीपेड रेंट, रेंट में से माइनस एसेट में, प्रीपेड सैलरी, सैलरी में से माइनस एसेट में, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में से माइनस एसेट में, प्रीपेड टेलीफोन, टेलीफोन में से माइनस एसेट में, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में से माइनस और एसेट में। क्लियर है? फिर आते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो आपने कमा तो ली पर आपको मिली नहीं है, और क्योंकि आपको मिली नहीं है अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं करी, पर रिकॉर्ड तो करनी चाहिए थी। तो एक्रूड इनकम का क्या करेंगे, एक्रूड इनकम हमारी इनकम में ऐड होनी चाहिए।
तो जैसे कि मान लो हमारा कुछ कमीशन है जो हमने कमाया भी है और रिसीव भी किया है, लेकिन और भी कमीशन हमने कमाया है अभी तक मिला नहीं है, एक्रूड कमीशन। तो एक्रूड कमीशन को कमीशन इनकम में ऐड करेंगे, ऐड, और क्योंकि ये फ्यूचर में मिलेगा तो ये हमारा एसेट भी है, ठीक है, एक्रूड कमीशन। तो कमीशन में एक्रूड कमीशन प्लस और एक्रूड कमीशन एसेट, इंटरेस्ट में एक्रूड इंटरेस्ट प्लस और एसेट, रेंट में एक्रूड रेंट प्लस और एसेट। आ रही बात समझ में? क्लियर है? और आगे चले, फिर आते हैं इनकम इन एडवांस। वो इनकम जो हमारे को मिल गई है पर हमने कमाई नहीं है, इट इज नॉट अर्नड, पर वो इनकम में इंक्लूड हो चुकी है गलती से। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे को कुछ कमीशन मिला, लेकिन इसमें से कुछ ऐसा कमीशन है जो हमने कमाया नहीं है, सिर्फ रिसीव कर लिया। तो क्योंकि हमने कमीशन कमाया नहीं है, वो हमारी इनकम होनी नहीं चाहिए, तो हम माइनस कर देंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ये वो इनकम है जो पहले ही मिल चुकी है पर ये हमने कमाई नहीं है, तो ये हमारी लायबिलिटी भी होगी। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हमारी लायबिलिटी भी है। तो कमीशन में से माइनस और लायबिलिटी में। आ रही बात समझ में? तो इनकम में से माइनस और लायबिलिटी। फिर हम इसके बाद चलते हैं म्यूचुअल इंडेटनेस पर। म्यूचुअल इंडेटनेस का मतलब है एक ही व्यक्ति हमारा डेटर भी है, हमने उससे पैसे भी लेने हैं, और वही व्यक्ति हमने उसको पैसे भी देने हैं। तो सेम पर्सन हमारा डेटर भी है, सेम पर्सन हमारा क्रेडिटर भी है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम, मान लो हमारी एक बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में यहां पर लिखे हैं क्रेडिटर्स, लेटर से 1 लाख रुपए हमने क्रेडिटर्स को देने हैं फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, और डेटर्स जिनसे हमने पैसे लेने हैं वो है 80,000। ये दोनों फिगर ट्रायल बैलेंस से आई है। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक बंदा है मोहन, जो मोहन हमारा डेटर भी है और मोहन हमारा क्रेडिटर भी है। मैं मोहन से हमने पैसे लेने भी हैं, मान लो 10,000 रुपए हमने मोहन से लेने हैं और मोहन को हमने पैसे देने भी हैं 8,000। अब बजाय कि हम मोहन को पहले 8,000 दें और फिर उससे 10,000 लें, या फिर पहले उससे 10,000 पूरे लें और फिर उसको 8,000 दें, इससे बेटर क्या है? इससे बेटर ये है ना सर, ना आप उससे 8,000 लो ना आप उसको 8,000 दो। आप उसको बोलो भाई मोहन तेरे को 8,000 हम देंगे ही नहीं, ना हम तेरे से 8,000 लेंगे, छड्डो, ना 8,000 लेंगे, ना तेरे से 8,000 लेंगे, ना तेरे को देंगे। अब मोहन सिर्फ तू हमारा 2,000 रुपए से डेटर है, तो हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ से जो मोहन से लेने देने में छोटा अमाउंट है 8,000, वो दोनों तरफ से घटा दिया। अब ना वो मोहन हमारा क्रेडिटर 8,000 से, ना मोहन हमारा डेटर 8,000 से, लेकिन वो अभी भी हमारा डेटर है 2,000 से। पहले इसके अंदर मोहन 10,000 था, अब इसके अंदर मोहन सिर्फ 2,000 रह जाएगा डेटर। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडेटनेस। तो दोनों एसेट और लायबिलिटी से हमने छोटा वाला अमाउंट हटा दिया। फिर आते हैं डेप्रिसिएशन के ऊपर। बहुत सिंपल सी बात है, ईयर एंड पे आपको बोलेगा एक आपके पास मशीनरी है, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगा दो, तो आप लगा देना। तो पीएनएल अकाउंट में आपने डेप्रिसिएशन लगानी होगी, आप डेप्रिसिएशन लगा देना, और यही डेप्रिसिएशन आपके एसेट में से घटा देना। मान लो कोई मशीनरी है, उसमें से यही वाली डेप्रिसिएशन माइनस कर देना। तो डेप्रिसिएशन आपका खर्चा पीएनएल में चला जाएगा और डेप्रिसिएशन के कारण आपका एसेट घट जाएगा, माइनस कर देंगे। ऑल राइट, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, कोई प्रॉब्लम? ठीक है सर। इसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा है, यानी कि जब आप पीएनएल बनाओगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका खर्चा होगा।
यहां लिख दोगे। और क्योंकि ये इंटरेस्ट हमने देना तो बिजनेसमैन को है, तो बिजनेसमैन के कैपिटल में प्लस हो जाएगा, बिजनेसमैन के कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा, पीएनएल में डेबिट। और क्योंकि हमने ये चुकाना है बिजनेसमैन को, तो ये बिजनेसमैन के कैपिटल में प्लस हो जाएगा। क्लियर? इसी का ऑपोजिट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने बिजनेसमैन से लेने हैं पैसे, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम में। और क्योंकि हमने बिजनेसमैन से ये पैसे लेने हैं वापस, तो ये उसके कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। देखो ऑपोजिट है दोनों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा, कैपिटल में प्लस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस की इनकम, कैपिटल में से माइनस। वाह सर, कितनी जल्दी कर लिया हमने। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे साल भर में बिजनेसमैन अपने घर के लिए कुछ सामान विड्रॉ करता रहता है, घर लेके जा ही जा रहा है सामान, लेकिन उसकी उसने एंट्री डाली नहीं है। तो अगर हम उसकी एंट्री डालें कि पूरे साल भर में वो कितना सामान विड्रॉ करके घर ले गया, तो उसकी एंट्री डालेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर दो जगह पर पड़ेगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और दूसरा बैलेंस शीट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर तुम्हारे पास परचेज की वैल्यू होती है ना, जो परचेज तुम ट्रायल बैलेंस से लिखते हो, और ऐसे ही बैलेंस शीट में तुम्हारे पास कैपिटल होता है जो ट्रायल बैलेंस से लिखते हो। अब जो सामान बिजनेसमैन ने विड्रॉ किया वो आप परचेज में से माइनस कर दोगे, ड्रॉइंग्स। जितना सामान बिजनेसमैन ने विड्रॉ किया, जिसकी हमने एडजस्टमेंट करनी है, उसको आप ड्रॉइंग्स लिखकर परचेज में से माइनस कर दोगे, और यही ड्रॉइंग्स कैपिटल में से भी माइनस हो जाएंगी। यही ड्रॉइंग्स कैपिटल में से भी माइनस हो जाएंगी। आ रही है बात समझ में? तो जितना सामान बिजनेसमैन अपने घर लेके गया, वो सामान आप परचेज में से माइनस करोगे एज ड्रॉइंग्स, और वही ड्रॉइंग्स कैपिटल में से भी माइनस हो जाएंगी। या तो कैपिटल से माइनस करो या ड्रॉइंग्स में प्लस कर दो, ड्रॉइंग्स ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगे। यहां तक क्लियर? थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे ही है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है उद्देश्य हमारा इस संचय सीरीज के कॉन्सेप्ट कैप्सूल का, कि आपको कॉन्सेप्ट फटाफट से रिवाइज होना चाहिए। यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। मैंने आपके कमेंट्स पढ़े थे, कमेंट्स मुझे अच्छे भी लगे कि आपको बात समझ आ रही है, पर इस कॉन्सेप्ट कैप्सूल में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहां पर सिर्फ आपको ज्ञान दिया जाएगा, यहां ज्ञान की बात होगी। आपको बताया जाएगा कि कौन सी आइटम कहां जाती है, कौन सी चीज को कैसे एडजस्ट करना है। जो भी हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे वो एज पर प्लानर संचय बैच के जो भी टाइमलाइंस हैं, उस हिसाब से आपको हर चैप्टर को प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व कराया जाएगा प्रैक्टिस सेशन के अंदर। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ओके, फिर आते हैं गुड्स गिवन एज चैरिटी और डोनेशन। मान लो कोई सामान आपने दान दक्षिणा में, चैरिटी में, डोनेशन में, सैंपल में, एडवर्टीजमेंट में यूज कर लिया, लेकिन अभी तक आपने उसकी एंट्री पास नहीं करी। तो क्वेश्चन आपको बोलेगा कि कुछ सामान आपने सैंपल में बांट दिया, चैरिटी में बांट दिया, डोनेशन दे दी उस सामान की, तो आप क्या करोगे? देखो, आपके पास यहां पर परचेज की वैल्यू होती है ट्रायल बैलेंस से। जितना सामान आपने चैरिटी, डोनेशन, सैंपल, एडवर्टीजमेंट में बांट दिया, वो इसमें से माइनस कर देना। चैरिटी, डोनेशन, सैंपल, एडवर्टीजमेंट। जितना सामान आपने चैरिटी, डोनेशन, सैंपल, एडवर्टीजमेंट में बांट दिया, वो आप परचेज में से माइनस कर देना। और यही चैरिटी, यही डोनेशन, यही सैंपल, यही एडवर्टीजमेंट आपका खर्चा भी तो है, तो पीएनएल में लिख देना। तो जो चैरिटी, डोनेशन में आपने सामान बांटा है वो आपका खर्चा भी है, खर्चा पीएनएल में बुक हो जाएगा, क्योंकि वो इनडायरेक्ट है। भाई चैरिटी देना कोई जरूरी थोड़ी है बिजनेस के लिए, देना दे दो, नहीं देना ना दो। सैंपल बांटने जरूरी थोड़ी है, देने दे दो, नहीं देना ना दो। तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी है, और क्योंकि वो गुड्स में से दिया गया है तो परचेज में से माइनस हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद आते हैं हम गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि ईयर एंड पर कुछ सामान ऐसा है जो आपने परचेज तो किया है,
पर आपके गोडाउन में, आपकी फैक्ट्री में, आपकी शॉप पे, आपके दुकान में, आपके ऑफिस में वो सामान अभी तक पहुंचा नहीं है, वो सामान अभी भी ट्रांजिट में है, रास्ते में है, और ईयर एंड हो गया है। अब इसको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। जो सामान अभी भी रास्ते में है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सामान फैक्ट्री गोडाउन तक नहीं पहुंचा है ईयर एंड होने पर, उस सामान को बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। इसका बिल्कुल वही काम करना है जो काम आप क्लोजिंग स्टॉक का करते हो। क्या करते हो क्लोजिंग स्टॉक का काम? सर हम ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसमें यहां पर क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, और फिर ना हम बैलेंस शीट बनाते थे, उसकी एसेट साइड में भी हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। तो मैंने क्या बोला भाई, जो काम आपने क्लोजिंग स्टॉक का किया है वही काम आप जीआईटी का करोगे, गुड्स इन ट्रांजिट। तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट किया ट्रेडिंग में, तो जीआईटी भी क्रेडिट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक आपका एसेट है बैलेंस शीट में, तो जीआईटी भी आपका एसेट है बैलेंस शीट में। इजी, सिंपल। तो सवाल आपको बोल सकता है कि कुछ सामान 31 मार्च को आपके गोडाउन तक नहीं आया है, उसको आप रिकॉर्ड करोगे जीआईटी के माध्यम से। ओके सर, फिर इसके बाद एक और हमारे पास एडजस्टमेंट थी मैनेजर की कमीशन की। मैनेजर को कभी कभी हम कमीशन देते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट। हमने मैनेजर से बात करी और हमने मैनेजर को बोला, मैनेजर हम तेरे को ना कमीशन देंगे। बड़ा खुश हुआ, कहता सर बताओ कितना कमीशन दोगे। मैंने कहा जी मैनेजर तेरे को हम कमीशन देंगे, जितना भी हमारा नेट प्रॉफिट आएगा ना साल के एंड में, जब हम अपना पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो हमारा एक नेट प्रॉफिट आएगा, उस नेट प्रॉफिट के ऊपर हम तुझे 5% का कमीशन देंगे। बड़ा खुश हो गया है यार, इंसान ही तो है, खुश तो होगा ना। तो 5% का कमीशन सोच के बड़ा खुश हुआ। हमने बोला भी जितना नेट प्रॉफिट आएगा तेरे को कमीशन देंगे उस नेट प्रॉफिट का 5%। तो अगर प्रॉफिट आया, मान लो अगर प्रॉफिट आया 21,000 रुपए नेट प्रॉफिट, तो हमने उसको कितना कमीशन देने का वादा किया है? हमने कहा है तेरे को 5% देंगे, तो 5/100। ये कितना बनेगा? कौन बच्चा बताएगा? मैं बताऊंगा। सर 1,050 रुपए बनेगा। सिंपल। तो जितना भी कमीशन हमने उसको देना है वो हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम अपने पीएनएल और बैलेंस शीट में इस कमीशन को लिखेंगे। भाई कमीशन देना है तो कमीशन खर्चा है ना, तो मैनेजर को जो कमीशन देना है वो हमारा पीएनएल में खर्चा 1,050, और क्योंकि अभी तक ये दिया ही नहीं है तो ये मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग टू बी पेड है, जो कि बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आया था? 21,000। कमीशन देने से पहले नेट प्रॉफिट 21,000 था, तो कमीशन देने के बाद कितना नेट प्रॉफिट बचेगा? वो होगा ना हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट। सर देखो 21,000 रुपए था हमारा प्रॉफिट कमीशन से पहले, कमीशन माइनस करने के बाद बचेगा 19950। ये हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट होगा जो कैपिटल में प्लस करेंगे। आगे बात समझ? ओके हो गया? ठीक है। कभी कभी हम मैनेजर को बोलते हैं, भाई मैनेजर तेरे को हम कमीशन तो देंगे 5%, लेकिन तेरे को जो कमीशन देंगे ना वो उस प्रॉफिट में से देंगे जिस प्रॉफिट में से तेरा कमीशन माइनस हो चुका होगा। यानी कि वी विल गिव यू कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ द net profit, but that net profit which is calculated after deducting charging your commission। ऐसे सिचुएशन में, आफ्टर चार्जिंग वाली सिचुएशन में हम जब कमीशन देंगे तो वो हम देंगे नेट प्रॉफिट, कमीशन देने से पहले जो नेट प्रॉफिट है, मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 100 में प्लस कर देंगे नीचे 5। ठीक है, रिवर्स कैलकुलेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1000। तो हमें पता चल गया बिफोर अगर चार्जिंग है तो नॉर्मल रेट अपॉन 100 करना है, आफ्टर है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना है। कैलकुलेशन रिमेन्स सॉरी द एडजस्टमेंट रिमेन्स सेम। एडजस्टमेंट बिल्कुल सेम है,
कैलकुलेशन बस थोड़ी सी डिफरेंट करी है हमने। जैसे कि अब हमारा जो मैनेजर कमीशन निकल के आया वो 1,000 रुपये आया, और क्योंकि ये कमीशन अभी हमने दिया नहीं है तो ये कमीशन आउटस्टैंडिंग भी है। अच्छा, कमीशन देने से पहले प्रॉफिट कितना था? 21,000। 21,000 में से जब 1,000 का कमीशन दे दोगे तो जो नेट प्रॉफिट बचेगा, फाइनल नेट प्रॉफिट, एक्चुअल में जो रिजल्टेंट नेट प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 20,000। ये होगा हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट। तो सिर्फ कैलकुलेशन बदली है, 1,050 और 1,000, डिपेंडिंग कि बिफोर है या आफ्टर है, लेकिन एडजस्टमेंट रिमेन्स एग्जैक्टली सेम। यहां पर मैनेजर कमीशन खर्चा, यहां भी मैनेजर कमीशन खर्चा, यहां पर भी वो आउटस्टैंडिंग है देने वाला, यहां भी आउटस्टैंडिंग है देने वाला। द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कमीशन। या तो वो बिफोर है या फिर वो आफ्टर है, राइट? ओके सर, अब हमारे पास 3 ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो मैं हमेशा कंटिन्यूअस कराता हूं, वो लिखी हुई है यहां पर। फर्दर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये जो 14, 15 और 16 नंबर की एडजस्टमेंट है, इसको मैं एक एग्जांपल से कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से विद इन 5 to 10 मिनट्स समझ आ जाएगी पूरी बात और आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। अभी भी हमारा आधा घंटा नहीं हुआ, मेरी कोशिश है कि 40-45 मिनट के अंदर अंदर ये आपका पूरा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट कर दूं, तभी फायदा। अदरवाइज तो क्या, 1.5 घंटा 2 घंटा क्लास लेते रहो, समझ उतना ही आना है जितना हम शॉर्ट करके समझ सकते हैं। ओके, मान लो आपके पास एक ट्रायल बैलेंस है, उस ट्रायल बैलेंस में बहुत सारी चीजें दी होंगी, जैसे कि मान लो डेटर्स, ये डेबिट है, ये क्रेडिट। डेटर है 1,05,000 के, बैड डेट्स दिए होंगे लेट्स से 3,000, फिर आपको दिया होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, लेट अस से 6,000, और दिया होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये दिया हुआ है आपको मान लो 1,000। और आपका ट्रायल बैलेंस मैच है। एडजस्टमेंट में क्वेश्चन बोल रहा है, पॉइंट नंबर 1, फर्दर या एडिशनल बैड डेट हो गए हैं हमारे 31 मार्च को, कितने? 5,000 के, और हमारा नुकसान हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको बनाना है एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। एंड थर्ड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, वो आपको बनाना है एट द रेट ऑफ 3% ऑन डेटर्स। ऐसा सा आपको सवाल पेपर में आता है। आपको क्या करना होगा, आपको एक तरफ बनाना होगा पीएनएल और एक तरफ बनानी होगी आपको बैलेंस शीट। सबसे पहले आप ये समझो कि जो चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं, जैसे कि डेटर्स, वो यहां पर जाएंगे 1,05,000। बैड डेट्स आपका नुकसान है, पीएनएल 3,000, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ओके, ये प्रोविजन जो बैलेंस शीट जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दिख रहे हैं आपको, इनको बोलते हैं ओल्ड बैलेंस ऑफ प्रोविजन। ये पुराना प्रोविजन पड़ा है, पुराना बैलेंस पड़ा है, ठीक है। तो आपने ये दो चीजें चिपका दी वहां पर। अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि और नुकसान हो गया 5,000 का, तो और नुकसान अगर मेरा हुआ तो वो तो यहां से माइनस हो जाएंगे। फर्दर बैड डेट्स मेरे डेटर में से माइनस हो जाएंगे, अब मेरे डेटर रह गए 1,00,000 के, और क्योंकि मेरा अतिरिक्त नुकसान हुआ है 5,000 का, वो यहां पर प्लस हो जाएगा फर्दर बैड डेट। तो एक्चुअली में मेरे टोटल नुकसान हुआ है 8,000 का, ठीक है।
3,000 का पुराना नुकसान हुआ था, 5,000 का और हो गया, तो टोटल मेरा 8,000 का नुकसान है, वो पीएनएल में आ गया और यहां पर नेट डेटर 1,00,000 रुपए के रह गए। अब मुझे एक और दिक्कत ये है कि मुझे ऐसा शक है कि मेरे और लोग पैसा नहीं देंगे और मेरा नुकसान हो सकता है, ऐसा मेरा शक है। कितना शक है? 10%। तो मुझे लगता है कि मुझे प्रोविजन बनाना चाहिए 10% का। तो ये जो फिगर आई है इसके ऊपर मैं प्रोविजन बनाऊंगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10%, यानी कि 10,000। ये प्रोविजन मैं यहां पर लिखूंगा, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10,000। लेकिन इस प्रोविजन की वैल्यू में से जो अभी हमने कैलकुलेट करी, इसमें से हम ये जो पुराना वाला प्रोविजन है ये माइनस कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है। ऑलरेडी 6,000 रुपए तो प्रोविजन में पड़े ही थे, हमें चाहिए 10 थे, तो 6 में 4 ही तो प्लस करने रह गए। तो नेट प्रोविजन मुझे और कितना बनाना पड़ेगा? 6,000 तो पहले से प्रोविजन के डब्बे में पड़े हैं, मुझे चाहिए थे 10,000, तो 6 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि 10 बने? 4,000। तो मैंने कैलकुलेट किया न्यू प्रोविजन, न्यू में से मैं माइनस करूंगा ओल्ड प्रोविजन जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। ठीक है, अब मेरे डेटर कितने रह गए? 90,000 के। लेकिन अभी भी मुझे शक है। शक ये है कि जब सारे लोग मुझे पैसा देने आएंगे तो 3% का वो मेरे से डिस्काउंट मांग सकते हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट मुझे फ्यूचर में शायद देना पड़े, इसके लिए मैं इसका भी प्रोविजन बना दूंगा। 3% ऑफ 90,000 2700 रुपए, ये है मेरा न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। मेरे नेट डेटर बचेंगे 87,300। अब ये जो मैंने 2700 का प्रोविजन बनाया है, इसका सेम काम करना है जो यहां किया है, सेम। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2700, पर पहले से ही प्रोविजन पड़ा हुआ है 1,000 का, वो माइनस कर दो सर, वो तो पहले से ही पड़ा हुआ है ना। तो नेट प्रोविजन बनेगा 1,700 रुपए का, खत्म। अब कई बार बच्चों को दिक्कत रहती है। बच्चों को दिक्कत क्या रहती है? वो ये पूछते हैं कि सर मान लो ये प्रोविजन 2700 से ज्यादा होता, मान लो ये प्रोविजन 4,000 रुपए होता, तो क्या करते? बेटे देखो, अगर मैं यहां पर इसको 4,000 को यहां पर माइनस करूंगा तो ये फिगर माइनस में चली जाएगी। वो पहले से ही प्रोविजन पुराने वाला ज्यादा है और मुझे कम बनाना है, तो अगर ये 4,000 होता तो मैं यहां पर माइनस नहीं करता, मैं ये सारी चीज को यहां पर रिवर्स कर देता। मतलब मैं लिखता ओल्ड पहले 4,000, उसमें से माइनस करता 2700, 1,300 रुपए आता। यहां पर मैं न्यू में से ओल्ड माइनस कर रहा हूं ना, न्यू में से ओल्ड माइनस कर रहा हूं, पॉजिटिव आ रहा है। अब अगर मैं न्यू में से ओल्ड माइनस करूं, नेगेटिव आएगा, तो यहां पर ओल्ड में से न्यू माइनस करके वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो उस तरफ ले जाया करो, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, क्या बोलते हैं उसको? रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। ठीक है जी, तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉस ऑफ गुड्स। लॉस ऑफ गुड्स, कई बार ऐसा सामान हमारा चोरी हो जाता है, आग लग जाती है, जिसकी मैंने कोई इंश्योरेंस नहीं करवा रखी। ऐसी सिचुएशन में सारा नुकसान किसका होगा? हमारा। जब हमने इंश्योरेंस ही नहीं करवाई तो नुकसान तो हमें ही झेलना पड़ेगा ना। तो मान लो हमारे पास कुछ सामान था परचेज, उसमें से 10,000 रुपए का सामान चोरी हो गया और हमने इंश्योरेंस नहीं करवाई थी, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा परचेज की वैल्यू आएगी ट्रायल बैलेंस से, उसमें से लॉस ऑफ गुड्स हटा देंगे 10,000, क्योंकि ये तो चोरी हो गया। और क्योंकि ये सामान चोरी हुआ, इंश्योरेंस है नहीं, तो सारा का सारा लॉस यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट, पिल्फरेज, जो भी रीजन होगा उस लॉस का। तो परचेज में से माइनस और सारा नुकसान पीएनएल में हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमें कहीं से मिलेगा नहीं ये पैसा। सेकंड केस, मान लो ये पूरा का पूरा इंश्योर्ड था, 10,000 का हमारा सामान में आग लगी, सारा का सारा हमारे को क्लेम
मिल जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो एक एडजस्टमेंट जो ट्रेडिंग अकाउंट में है वो तो सेम ही रहेगी हमेशा, जैसे कि जो परचेज की वैल्यू है उसमें से माइनस हो जाएगा लॉस ऑफ गुड्स 10,000, यहां से तो माइनस करोगे ही करोगे। लेकिन क्योंकि ये हमारे को पैसा रिकवर होने वाला है इंश्योरेंस कंपनी से, तो ये हमारे लिए एक एसेट क्रिएट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो रिकवरेबल है 10,000। हमारा नुकसान हुआ ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी, सामान सड़ के राख हो गया, तो सामान माइनस हो गया और इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी फ्यूचर में। तीसरी सिचुएशन, मान लो सामान पार्टली इंश्योर्ड था, 10,000 के सामान में आग लगी थी, इसमें से 60% इंश्योरेंस थी, 40% इंश्योरेंस नहीं थी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तुम्हारे पास जो सामान है एज पर ट्रायल बैलेंस परचेज, उसमें से 10,000 का सामान तो चला गया ना, हर बार 10,000 का सामान गया, यहां पर भी 10,000 का सामान गया, यहां पर भी 10,000 का सामान गया, यहां पर भी 10,000 का सामान गया। अब इसमें से अगर मुझे 60% की रिकवरी हो जाएगी और 40% की रिकवरी नहीं होगी, तो 60% मुझे एसेट क्रिएट करना पड़ेगा, इंश्योरेंस क्लेम रिकवरेबल या रिसीवेबल, ये तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी देगी ना, और जो 4,000 मुझे इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी वो ही केवल मेरा लॉस होगा, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, एक्सीडेंट, है ना, थेफ्ट एक्सेट्रा। तो जो मेरा नुकसान वो पीएनएल में, जो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा वो एसेट में, और यहां से तो हमेशा 10,000 ही जाएगा। फिनिश। फिर आते हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एडजस्टमेंट, जो आपने इन्वेंट्री चैप्टर में भी सीखी है, विच इज कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल इज नॉट येट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। आपने मान लो किसी को सामान दिया, सामान आपने दिया ये कहकर कि पसंद आएगा तो रख लेना, नहीं पसंद आएगा तो वापस कर देना, लेकिन वापस करने का, रखने का ये जो टाइम है ये अभी उसके पास अवेलेबल है। मान लो 10 दिन दिए थे और बीच में 31 मार्च आ गई, साल खत्म हो गया। क्वेश्चन आपको बोलेगा कि जो आपने सामान सेल किया था, गलती से आपने उसको सेल रिकॉर्ड कर रखा है, गलती से आपने उसको सेल रिकॉर्ड कर रखा है। ये सेल तब तक नहीं होगी जब तक इसका अप्रूवल नहीं होगा। आपने सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ा है, जब तक रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होंगे, जब तक पैसे रिकवर होने की उम्मीद नहीं होगी, तब तक आप इसको सेल नहीं मान सकते। और अगर आपने गलती से इसको सेल मान रखा है, सेल रिकॉर्ड कर रखी है, तो आपको इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब हम एडजस्टमेंट क्या करेंगे, तो हम एडजस्टमेंट क्या करेंगे, देखो आपके पास एक ट्रायल बैलेंस होगा, उस ट्रायल बैलेंस में आपके पास सेल की वैल्यू होगी, है ना, जो सेल की वैल्यू आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो। आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स होंगे जिनसे तुमने पैसा लेना होगा। अब तुम ये कह रहे हो कि तुमने 10,000 की कॉस्ट का सामान किसी को बेचा सेल प्राइस ऑफ 12,000, पर ये जो तुमने बेचा इसकी अप्रूवल अभी तक नहीं मिली, और गलती से तुमने इसको सेल मान रखा है। यही है ना पूरी कहानी भाई, तुमने 10,000 का सामान किसी को 12,000 में दिया, ये कहकर दिया पसंद आएगा तो रख लेना, नहीं पसंद आएगा तो वापस कर देना। अभी उसको पसंद आया कि नहीं आया, वापस करेगा कि नहीं करेगा, ये तो उसकी मर्जी है ना, उसके पास अभी भी टाइम अवेलेबल है। लेकिन गलती तुमसे ये हो गई कि तुमने इसको सेल रिकॉर्ड कर लिया, तो ये सेल तो नहीं है। अब क्योंकि ये सेल नहीं है, तो सबसे पहला काम तो तुम्हें ये करना पड़ेगा कि तुम्हें सेल रिवर्स करनी पड़ेगी। एक काम ये करना पड़ेगा कि तुम्हें सेल रिवर्स करनी पड़ेगी। सेल रिवर्स करने का मतलब है तुम यहां से माइनस करोगे
सेल ऑन अप्रूवल बेसिस 12,000, ये तुम्हें माइनस करना पड़ेगा अपनी सेल में से, क्योंकि ये सेल है नहीं। और फिर डेटर में से भी माइनस करना पड़ेगा, सेल ऑन अप्रूवल, क्योंकि डेटर भी तुम्हें पैसा नहीं देगा। उसने हाँ थोड़ी करी है कि मैं पैसे दे दूंगा, पर तुमने अभी भी उसको डेटर बना रखा है सेल के कारण, तो तुम उसको रिवर्स कर दो, ना वो तुम्हारा डेटर ना ये तुम्हारी सेल। ठीक है। अब क्योंकि वो जो स्टॉक है, स्टॉक वो तो कस्टमर के घर पे पड़ा है, तो वो स्टॉक है तो हमारा ना। जब हमने सेल ही नहीं माना उसको, वो उसका सामान हुआ ही नहीं, तो फिर वो जो उसके घर पे सामान पड़ा है जिसकी अप्रूवल वो उसने अभी तक नहीं दी है, वो सामान है किसका? भाई हमारा है, बस उसके घर पे पड़ा है। क्योंकि वो सामान है हमारा पर उसके घर पे पड़ा है, तो हमारे को गुड्स हेल्ड विद कस्टमर इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर एक और एडजस्टमेंट होगी, यहां पर बाय गुड्स या स्टॉक हेल्ड विद कस्टमर लिखना पड़ेगा। जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं सेम तरीके से एट कॉस्ट प्राइस, जैसे यहां भी क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं सेम तरीके से गुड्स हेल्ड विद कस्टमर। आ रही है मेरी बात समझ में? ये आप सेल प्राइस को रिवर्स करोगे, ये भी आप सेल प्राइस को रिवर्स करोगे, ये आप कॉस्ट प्राइस से करोगे, ये भी आप कॉस्ट प्राइस से करोगे, क्योंकि स्टॉक को हम, क्लोजिंग स्टॉक को हम कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, एमआरपी, मार्केट वैल्यू, एनआरवी, विच एवर इज लेस पे रिकॉर्ड करते हैं, विच एवर इज लेस पर। ठीक है। तो दो तरह की एडजस्टमेंट, एक तो सेल रिवर्स करनी है, वो हमने कर दी 12,000 से, डेटर में से माइनस, सेल में से माइनस। एक गुड्स हेल्ड विद कस्टमर, जैसे क्लोजिंग स्टॉक होता है, जैसे जीआईटी होता है, वैसे ही गुड्स हेल्ड विद कस्टमर को रिकॉर्ड करेंगे। ऑल राइट, तो यहां तक सारी एडजस्टमेंट समझ आती हैं। लास्ट पार्ट ऑफ द एडजस्टमेंट पे आ गए हम, सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली, अब बस लास्ट वाली पार्ट पे आ गए हैं जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ करना इनपुट टैक्स क्रेडिट को। ये बात तो हमें पता है कि जो इनपुट टैक्स होता है वो इनपुट टैक्स हमें सरकार से वापस लेना है, वापस लेना है। वापस लेने का मतलब है कि जो हमने आउटपुट सरकार को जमा करवाना है, टैक्स, आउटपुट टैक्स ऑन दी सेल हमें डिपॉजिट करवाना है, उसमें से इनपुट वाला जो टैक्स होगा वो हम माइनस करवा लेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि जीएसटी के अंदर इनपुट भी 3 तरह के, आउटपुट भी 3 तरह के, तो हमें जो ऑर्डर यूज करना है जीएसटी क्रेडिट के सेट ऑफ का, वो ऑर्डर बड़ा सिंपल सा है। हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सबसे पहले आईजीएसटी इनपुट पर। इनपुट ऑफ आईजीएसटी, जो हमने इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट लेना है ना, वो पहले हम एडजस्ट करेंगे आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट। अगर पूरा खत्म हो गया तो आगे चलेंगे, अगर पूरा इनपुट खत्म नहीं हुआ आउटपुट के अगेंस्ट और इनपुट बच गया, तो बचा हुआ जो इनपुट आईजीएसटी है वो हम किसी भी आउटपुट सीजीएसटी या आउटपुट एसजीएसटी किसी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले आउटपुट आईजीएसटी से एडजस्ट करेंगे और सेकंड हम किसी से भी एडजस्ट कर सकते हैं आउटपुट सीजीएसटी या आउटपुट एसजीएसटी, इन वॉट एवर ऑर्डर यू वॉन्ट, इन वॉट एवर वैल्यू यू वॉन्ट। ओके, कंडीशन ये है कि इनपुट आईजीएसटी मस्ट बी फुल्ली यूज्ड, पूरा यूज करना है। अच्छा, जब इनपुट आईजीएसटी खत्म हो जाएगा फिर हम आएंगे इनपुट सीजीएसटी पे, सेकंड ऑर्डर। अब हम देखेंगे कि इनपुट सीजीएसटी हमने कितना लेना है। जितना इनपुट सीजीएसटी हमने लेना है उसको सबसे पहले एडजस्ट करेंगे आउटपुट सीजीएसटी में। अगर इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट करने के बाद बच गया तो बचा हुआ इनपुट सीजीएसटी हम यूज कर सकते हैं आउटपुट आईजीएसटी में, सेकंड ऑर्डर। सेम गोज फॉर इनपुट एसजीएसटी। इनपुट एसजीएसटी को सबसे पहले जो हम इस्तेमाल करेंगे वो आउटपुट एसजीएसटी में करेंगे।
आउटपुट एसजीएसटी में इस्तेमाल करने के बाद अगर फिर भी इनपुट एसजीएसटी बच जाए तो बचा हुआ इनपुट एसजीएसटी आप आउटपुट आईजीएसटी में यूज कर सकते हो। लेकिन हम इनपुट सीजीएसटी का एसजीएसटी से एडजस्ट नहीं कर सकते और इनपुट एसजीएसटी का सीजीएसटी से एडजस्ट नहीं कर सकते। क्रॉस यूटिलाइजेशन सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच में अलाउड नहीं है। लेकिन सीजीएसटी का इनपुट आउटपुट आईजीएसटी में भी यूज हो सकता है, एसजीएसटी का इनपुट आउटपुट आईजीएसटी में भी यूज हो सकता है, और इनपुट आईजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी में भी यूज हो सकता है, और इनपुट आईजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी में भी यूज हो सकता है। सिर्फ कौन सा यूज नहीं हो सकता? स्टेट और सेंटर का आपस में यूज नहीं हो सकता। सीजीएसटी और एसजीएसटी की क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड नहीं है। ये मैंने आपको बात बता दी कि सबसे पहले मुझे किसको खत्म करना है? इनपुट आईजीएसटी को। जब तक मैं इनपुट आईजीएसटी का क्रेडिट पूरा यूज नहीं करूंगा तब तक मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट यूज नहीं कर सकता। पहले मुझे आईजीएसटी इनपुट को खत्म करना है, ठीक है। और फिर लास्ट में जब हम सारे एडजस्टमेंट कर लेंगे उसके बाद बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो बैलेंस शीट में हम सिर्फ नेट बैलेंस दिखाएंगे। मतलब या तो नेट आईजीएसटी इनपुट बचेगा या फिर नेट आईजीएसटी आउटपुट बचेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इनपुट भी बच गया आउटपुट भी बच गया, सीजीएसटी इनपुट भी बच गया सीजीएसटी आउटपुट भी बच गया, एसजीएसटी इनपुट भी बच गया एसजीएसटी आउटपुट भी बच गया। नहीं, मुझे नेट ऑफ करना है, पहले एडजस्ट करना है। आइदर इनपुट विल बी लेफ्ट रिमेनिंग इन द बैलेंस शीट एज द एसेट और आउटपुट विल रिमेन on the liability side of the balance sheet. Both input and output of the same category will not exist. हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक तरफ इनपुट सीजीएसटी बच गया और दूसरी तरफ आउटपुट एसजीएसटी बच गया, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या तो लाइबिलिटी बचेगी अगर क्रेडिट बचा बैलेंस, या फिर अगर डेबिट बैलेंस है तो वो एसेट बचेगा, कोई एक चीज बचेगी, दोनों नहीं बच सकती, ठीक है ना। आगे बात समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। कोई एक क्वेश्चन करा रहा हूं बस एक। जैसे कि मान लो हमें आउटपुट आईजीएसटी पे करना है 10,000 और इनपुट आईजीएसटी 8,000, तो हम ये इनपुट इसमें एडजस्ट कर लेंगे। भी 10,000 हमने सरकार को देने हैं, 8,000 हमने सरकार से लेने हैं, तो इसका मतलब इनको एडजस्ट करने के बाद क्या बचेगा? 2,000 का आउटपुट बचेगा। इनपुट खत्म हो गया, आउटपुट बचा है, सरकार को हमने देने हैं। अब क्योंकि हमारा ये इनपुट खत्म हो चुका है आईजीएसटी का, तो हम अगली स्टेज पर जा सकते हैं। पहले तो हमें इनपुट आईजीएसटी का खत्म करना है। अब हम सीजीएसटी इनपुट को एडजस्ट करेंगे सीजीएसटी आउटपुट के साथ। जब इसको इसमें एडजस्ट करेंगे तो क्या बचेगा सर? 3,000 रुपए का बचेगा हमारे पास सीजीएसटी आउटपुट। यहां भी लाइबिलिटी बच गई, यहां भी लाइबिलिटी बच गई, ओके। अब हम आगे चलते हैं। अब हम ये 16,000 को इस 10,000 में एडजस्ट करेंगे तो क्या बचेगा सर? 6,000 रुपए का एसजीएसटी इनपुट बचेगा। तो 2 लाइबिलिटी है मेरी और एक एसेट है मेरा। अब सोचो, जब एसजीएसटी इनपुट को हमने एसजीएसटी आउटपुट से एडजस्ट किया और फिर भी एसजीएसटी इनपुट बच गया, तो क्या ये बचा हुआ इनपुट हम सीजीएसटी में यूज कर सकते हैं? नहीं। तो समझा? हाँ, समझा ना। ये यहां पर एडजस्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड नहीं है। लेकिन क्या ये यहां एडजस्ट हो सकता है? द आंसर इज यस। बचा हुआ स्टेट का इनपुट वो आईजीएसटी के आउटपुट में एडजस्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें से 2,000 रुपए यहां पर एडजस्ट कर देंगे, तो ये वाली लाइबिलिटी हो गई खत्म। और यहां पर बच कितना गया? 4,000। क्या बचा? इनपुट एसजीएसटी, और ये क्या बचा हुआ है? 3,000। आउटपुट सीजीएसटी। तो मतलब जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे ना, बैलेंस शीट, तो उसमें इनपुट एसजीएसटी हमारा एसेट दिखेगा 4,000 का, ये बचा हुआ एसेट, और 3,000 रुपए की मेरी आउटपुट सीजीएसटी की लाइबिलिटी नजर आएगी।
ये होगा हमारा जीएसटी का सेट ऑफ। आ गई बात समझ में? सो विद दिस हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हमने खत्म कर ली, और आई थिंक हमारा टाइम कितना हुआ है अभी, लगभग 50 मिनट के आसपास हमारा टाइम लगा है। तो ये कॉन्सेप्ट कैप्सूल का ये फायदा ये है कि आप चैप्टर को एक बारी में बैठ के पूरा रिवाइज कर सकते हो। अब इस चैप्टर में सिर्फ क्वेश्चन करने वाले रह गए आपके, कॉन्सेप्ट कवर मैंने कर दिया। तो इस टॉपिक का नाम था फाइनल अकाउंट्स की सारी एडजस्टमेंट याद करनी। तो हमने सारी एडजस्टमेंट 21-22 एडजस्टमेंट सारी कंप्लीट कर ली। सो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट कैप्सूल मजा आ रहा होगा, है ना? और भी मजे आपको मैं देने आऊंगा इसी सीरीज के अंदर, तो इसी सीरीज में बने रहो। आने वाले सेशंस के अंदर और भी चीजें प्लान्ड हैं, और एक एक करके हम अपने सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते चले जाएंगे। इतने अच्छी तरीके से करेंगे रिवाइज कि जब आप पेपर में जाओगे तो आपको ना मजा आ जाएगा, आपको लगेगा यार ये तो बड़ा सिंपल था। ठीक है, चलो फिर आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय।